हेलो गाइज एंड वेलकम टू स्टडी एट द लीगल माई सेल्फ राम। और आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है चैप्टर नंबर 16 कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट, इसको पढ़ेंगे। सीआरपीसी में ये जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 15 था और जो सेक्शन थे वो है सेक्शन थे 200 से लेके 203 तक। अभी जो हमारा बीएनएसएस है इसका फुटिंग है ये है सेक्शन 223 से लेके 226 तक और जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है 16। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा स्लाइड चेंज नहीं है, रेडिकल चेंज नहीं है, थोड़े मोड़े चेंज है। इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। पहले भी 4 सेक्शन थे, अभी भी 4 ही सेक्शन है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लो। कंसेप्ट हमारा ये कहती है कि कोई भी अपराध घटित होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एफआईआर लॉन्च की जाती है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट तैयार करती है। अगर सफिशिएंट ग्राउंड है तो पुलिस ऑफिसर चार्जशीट सबमिट करती है और इनसफिशिएंट ग्राउंड है तो पुलिस ऑफिसर फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है। लेकिन जो कंप्लेंट होता है वो कंप्लेंट डायरेक्ट किसके पास आती है, मैजिस्ट्रेट के पास आती है। और मैजिस्ट्रेट को कैसे मालूम चलेगा, मैजिस्ट्रेट क्या अंतर्यामी होता है क्या कि उसको मालूम चल जाएगा कि भाई जो भी कंप्लेंट हो रहा है वो जेन्युइन कंप्लेंट है। ठीक है, और क्या मैजिस्ट्रेट के पास कोई भी कंप्लेंट कर दे उठ पुट के वो क्या करे कि भाई डायरेक्ट वारंट इशू कर दे, समन इशू कर दे? ऐसा तो नहीं होता हैगा। मैजिस्ट्रेट भी कुछ सोचती होगी, समझती होगी। ठीक है, कि भाई ये जेन्युइन है कि नहीं है केसेस, इसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर डायरेक्ट वो चैप्टर नंबर 17 पे जंप कर जाती है इशू ऑफ प्रोसेस पे। नहीं, वहां पे जंप करने से पहले मैजिस्ट्रेट चैप्टर नंबर 16 में आती है। चैप्टर नंबर 16 पे मैजिस्ट्रेट जो है ये क्या करती है, स्क्रूटनाइज करती है। यहाँ पे वो असरटेन करती है कि जो भी कंप्लेंट उसके समक्ष किया गया है वो जेन्युइन है कि नहीं है, जो भी एलिगेशन एक्यूज्ड के खिलाफ लगाए गए हैं कंप्लेंट में वो मेड आउट होते हैं कि नहीं है, या फिर कोई फॉल्स केस है, फालतू का केस है। अगर ऐसा केस है तो मैजिस्ट्रेट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वैसे कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकती है। तो इसलिए ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्लेंट केसेस के लिए। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 ही सेक्शन है। तो हम लोग जल्दी से आज के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, ठीक है, अगर समझ में आए तो कंप्लेंट बोल रहे, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में। तो ये जो हमारा सेक्शन 223 से लेके 226 है डील्स विद द केसेस वेयर कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन ऑन कंप्लेंट। द पर्पस इज टू असर्टेन द जेन्युइन केसेस। हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि इसका पर्पस क्या है कि जेन्युइन केसेस को असर्टेन करना। इट इज ऑल्सो असर्टेन्ड वेदर द प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इज मेड आउट और नॉट। और क्या असर्टेन करती है कि प्राइमा फेसी जो केस है वो एक्यूज्ड के खिलाफ मेड आउट होता है या नहीं होता है। दिस प्रोसेस ऑल्सो प्रिवेंट्स द इशू ऑफ प्रोसेस ऑन अ कंप्लेंट विच इज फॉल्स। यानी फॉल्स केसेस को भी ये प्रिवेंट करती है, यानी एक तरह से प्रिवेंटिव चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, फॉल्स कंप्लेंट के खिलाफ। चलो, तो हम लोग पहला सेक्शन पे आते हैं। इसका सेक्शन 223 ये क्या बात करता है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। ये सेक्शन 223 का सब क्लॉज 1 ये कहती है कि वैसे मैजिस्ट्रेट जिनके पास क्या है, जुरिडिक्शन है। क्या चीज का जुरिडिक्शन, कि किसी भी कंप्लेंट पे, ठीक है, वो कॉग्निजेंस ले सके। तो वैसे मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, सेल एग्जामिनेशन या एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस इफ एनी। तो ये बात कह रहा है सेक्शन 223 का सब क्लॉज 1 ये कह रहा है कि वैसा मैजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिडिक्शन है, जिसको कोई कंप्लेंट मिला है उस पे कॉग्निजेंस लेने का उसके पास पावर है, वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो भी कंप्लेनेंट है उसको एग्जामिन करेगा अपॉन ओथ। तो ये प्री में तो हमेशा पूछते हैं भाई, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है कि कंप्लेनेंट को क्या चीज पे एग्जामिन किया जाता है, तो अपॉन ओथ, शपथ पत्र पे उसको एग्जामिन किया जाएगा। और क्या कहती है, अगर कोई विटनेस मौजूद है, इफ एनी,
तो उसको भी एग्जामिनेशन अपॉन दी ओथ ही होगा। ये हमारा सेक्शन 223 का सब क्लॉज 1 कहती है। एक बार पढ़ते हैं। प्रोवाइड सेक्शन 223 सब क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन while taking cognizance of offense on complaint, यानी कंप्लेंट पे लेने का उनके पास जुरिडिक्शन है, ठीक है, शैल एग्जामिन अपॉन ओथ, वो क्या करेंगे, ओथ पे एग्जामिन करेंगे, किसको, कंप्लेनेंट को, और अगर कोई विटनेस है उसको भी एग्जामिनेशन अपॉन ओथ करेंगे। और क्या कहती है इस सेक्शन में कि देयर आफ्टर द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन, जो भी सब्सटेंस आया होगा उस एग्जामिनेशन का, शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग, उसको लिखित रूप से रिड्यूस किया जाएगा, एंड शैल बी साइंड, और हस्ताक्षर लिए जाएंगे, सिग्नेचर लिए जाएंगे, किसके, कंप्लेनेंट के, विटनेस के, एंड एल्सो बाय द मैजिस्ट्रेट, यानी जो भी कंप्लेनेंट होगा उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे उस सब्सटेंस पे। दूसरा, अगर कोई विटनेस मौजूद था तो उसके भी हस्ताक्षर लिए जाएंगे, और मैजिस्ट्रेट साहब खुद भी उस पे हस्ताक्षर करेगी, ठीक है। तो ये सेक्शन 223 का सब क्लॉज 1 क्या कहती है कि जो भी कंप्लेनेंट होंगे उसको एग्जामिन किया जाएगा अपॉन ओथ, और अगर कोई विटनेस मौजूद हैं उनको भी एग्जामिन किया जाएगा। दूसरा ये कहती है कि जो भी सब्सटेंस उस एग्जामिनेशन के दरमियान आया होगा उसको लिखित रूप से शैल बी रिड्यूस इन राइटिंग, और उस पे हस्ताक्षर लिए जाएंगे, शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट और द विटनेस एंड एल्सो बाय द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट साहब खुद भी उस पे सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब एक प्रोवाइजो है, ये एकदम नया प्रोवाइजो है, इससे पहले ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया था एक्यूज्ड को, लेकिन इस बार दिया गया है, बीएनएसएस में दिया गया है। तो अपने बेयर एक्ट के बगल में न्यू लिख दो, प्रोवाइजो नंबर 1 के बगल में न्यू लिख दो। पहले क्या होता था कि कभी भी किसी के खिलाफ कंप्लेंट किया जाता था तो उसको मालूम कब चलता था, जब उसके खिलाफ में या तो समन आ जाए या वारंट आ जाए, तब उसको मालूम चलता था, या पहले मालूम चल भी जाता था तो उसके पास कोई अधिकार नहीं था कि वो बच सके, यानी मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाके अपना बात रख सके। लेकिन अब जो है ये चीज ऐड कर दिया गया है प्रोवाइजो में, या ये कहता है that no cognizance of an offense shall be taken by a magistrate without giving the accused an opportunity of being heard, यानी मैजिस्ट्रेट साहब कब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, तब तक जब तक जो एक्यूज्ड है उसको सुन नहीं लेती, उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं देती उसको सुनने का, ठीक है। यानी एक तरह का नया राइट आया है, ठीक है। इससे पहले ये राइट नहीं था एक्यूज्ड को सुनने का बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस, अब ये राइट है। क्या कह रही है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है तब तक जब तक जो एक्यूज्ड है उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाए सुनने का, उसको बात रखने का मौका देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्लेंट किया किसी के खिलाफ, मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेने से पहले उस एक्यूज्ड को ही बुला लिया कि हाँ भाई देखो तुम्हारे खिलाफ में ऐसा ऐसा कंप्लेंट हो रहा है, क्या तुम इससे सहमत हो, तुम्हारे बीच में क्या लफड़ा है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट साहब उसको भी सुनने का मौका देगी। यही हमारा सेक्शन का प्रोवाइजो, ये नया प्रोवाइजो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो हो जाता है, ठीक है। द एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट इज मैंडेटरी, जो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट है वो मैंडेटरी है, एंड इट इज नॉट फॉर अ मियर अ फॉर्मेलिटी, ये एक कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट विदाउट सच एग्जामिनेशन इज इलीगल, और अगर विदा किसी एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट का हम लोग कंप्लेंट को डिसमिस कर देते हैं तो ये इलीगल है, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जहां पे मैजिस्ट्रेट को एग्जामिनेशन करने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या देखें कि भाई एग्जामिनेशन मैंडेटरी है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन हम लोग को कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। और एक्सेप्शन में क्या कहता है कि ऐसे कुछ एक्सेप्शन है जहां पे हम लोग को मैजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट को और किसी विटनेस को एग्जामिन करने का जरूरत नहीं है। तो कब जरूरत नहीं है अब हम लोग पढ़ते हैं, और ये प्रोवाइजो नंबर 2 में दिए गए हैं, तो ये पहले भी था अभी भी है। ये बात करता है
प्रोवाइड्स दैट व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग, जब कोई कंप्लेंट जो है वो लिखित रूप में दिया गया हो यानी राइटिंग में दिया गया हो, द मैजिस्ट्रेट नीड नॉट टू द एग्जामिनेशन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस। क्या कह रहा है, जब कोई कंप्लेंट जो है वो लिखित रूप से दिया गया हो, रिटन फॉर्म में दिया गया हो, तो मैजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। कब? तब जब वेयर अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और प्रोपाउंडिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और अ कोर्ट हैज मेड अ कंप्लेंट। ठीक है, जब कोई कंप्लेंट जो है पब्लिक सर्वेंट और प्रोपाउंडिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और अ कोर्ट हैज मेड अ कंप्लेंट, यानी किसी कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट किया गया है या किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपने ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में कंप्लेंट किया गया है, लिखित रूप से कंप्लेंट किया गया है। दूसरा क्या कहती है, यहां पे पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट को अंडरलाइन कर लेना। दूसरा क्या कहती है, वेयर द मैजिस्ट्रेट मेक ओवर द केसेस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 212। अब क्या दूसरा क्या कह रही है, मेक ओवर। इससे पहले सेक्शन में, इससे पहले जो लेक्चर है उसमें हम लोग सेक्शन 212 पढ़े थे, उसमें हम लोग दो टर्म पढ़े थे, मेक ओवर, मेड ओवर या कमिट। अब मेक ओवर या मेड ओवर क्या होता है कि जब कोई ऊपर रैंक का अधिकारी अपने नीचे रैंक के अधिकारी को क्या करता है, केस ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल सीजीएम थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो क्या किया, जेएम फर्स्ट क्लास को केस मेक ओवर कर दिया, यानी दे दिया कि भाई एक काम कर, तू ये केस देख ले। ठीक है, तो इसी को मेक ओवर कहते हैं। तो अगर कोई एक मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट को मेक ओवर कर दे केस को, ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग को एग्जामिन करने का जरूरत नहीं है कंप्लेनेंट को। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन दिए गए हैं जहां पे हम लोग को एग्जामिन नहीं करना है कंप्लेनेंट को। ठीक है, क्या क्या है, पहला जनरल रूल क्या है कि व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग, अगर लिखित रूप से कंप्लेंट मेड किया गया है तो मैजिस्ट्रेट को एग्जामिनेशन करने का कोई जरूरत नहीं है कंप्लेनेंट को और विटनेस को। इफ वेयर अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और प्रोपाउंडिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया हो या फिर कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट किया गया हो तब। दूसरा, अगर कोई एक मैजिस्ट्रेट मेकओवर करता है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल टू दी अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 212, तो यहां पे भी एग्जामिन करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कहता है कि इफ द मैजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 212। अब देखो ये पहले समझ लो, उसके बाद इजी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई केस मेरे पास आया, हम क्या किए, कोई कंप्लेंट मेरे पास आया, हम उस कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर लिए और एग्जामिन करने के बाद हमको लगा कि अरे यार मेरे को तो शादी में जाना था, एक काम करते हैं, हम ये वाला जो केस का इंक्वायरी एंड ट्रायल अपने दोस्त है, जूनियर है, उसको दे देते हैं, बोलते हैं भाई थोड़ा सा तुम देख लो। और हमने उस कंप्लेनेंट का और विटनेस का एग्जामिन कर लिया है, तो जिसको हम देंगे उसको री एग्जामिन करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यही सेक्शन का प्रोवाइजो कहता है। क्या कह रहा है, इफ द मैजिस्ट्रेट मेक ओवर द केसेस टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 212, ठीक है, आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस, यानी आफ्टर एग्जामिन मतलब हमने एग्जामिन कर लिया है उस कंप्लेनेंट एंड विटनेस को, फिर हम मेक ओवर कर रहे हैं, देन द लेटर मैजिस्ट्रेट नीड नॉट री एग्जामिन द देम। ठीक है, तो जो लेटर मैजिस्ट्रेट होगा जिसको मेक ओवर किया गया है केस को, उसको री एग्जामिन करने का कोई जरूरत नहीं है, यही कहता है। अब देखो सेक्शन 223 का सब क्लॉज 2, ये भी नया चीज है, पहले ये चीज नहीं था। पहले जो था यहीं पे हमारा सेक्शन खत्म हो जाता था, अब ये नया चीज को ऐड किया गया है। ठीक है, सेक्शन 223 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, provides that the magistrate shall not take cognizance on a complaint against a public servant। क्या कह रहा है कि कोई मैजिस्ट्रेट है, shall not take cognizance, मैजिस्ट्रेट जो है cognizance नहीं लेगा कंप्लेंट पे अगेंस्ट किसी पब्लिक सर्वेंट के। ठीक है, अब क्यों नहीं लेगा, फॉर एनी ऑफेंस एलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज फंक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है सेक्शन 200
223 का सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट पे, अगर कोई कंप्लेंट करता है उनके डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी या फंक्शन पे कोई कंप्लेंट कर दिया कि अरे मजिस्ट्रेट साहब तो अपना ड्यूटी नहीं डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये घूस ले रहे हैं, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट साहब पे कॉग्निजेंस ऐसे नहीं लिया जा सकता। कब लिया जाएगा? जब सच पब्लिक सर्वेंट इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक assertion as to the situation that lead to the such incident so alleged। यानी पहला कि मैजिस्ट्रेट साहब को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। क्या चीज अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा? कि भाई वो समझाएं कि किन सिचुएशन में आपने ऐसा कार्य किया है, ठीक है, जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, इंसिडेंट वो क्या था, उसका सिचुएशन हमको बताएं, ठीक है, तब कॉग्निजेंस लेगा। दूसरा, अ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिशियर सुपीरियर टू सच पब्लिक सर्वेंट इज रिसीव्ड। और दूसरा, अगर किसी सुपीरियर ऑफिसर से उसका रिपोर्ट हम लोग को मिलता है कि भाई ये घटना क्या है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट हम लोग को मिलता है उसके सुपीरियर ऑफिसर से, तब कॉग्निजेंस ले सकता है। अनलेस मैजिस्ट्रेट शैल नॉट हैव पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑन अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। कब ले सकती है? पहला तो उस पब्लिक सर्वेंट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि हाँ भाई बताओ कि ऐसा ऐसा तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगा है इसका क्या है, सिचुएशन क्या था उस समय, ठीक है, जो उस समय जो इंसिडेंट हुआ उसमें क्या हो रहा था उसको थोड़ा समझाओ हमको। या दूसरा, कोई उसके सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा एक रिपोर्ट ना मिल जाए उस घटना के खिलाफ, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 223 कंप्लीट होता है। समझ में आया? जो चीज नहीं समझ में आएगा तो देखो कमेंट के जगह बार बार मैं कंप्लेंट बोल रहा हूँ, मत कर देना भाई मेरे खिलाफ में, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं सेक्शन 224, छोटा सा सेक्शन है। ये क्या कहता है समझो। ये बात कर रहा है प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। ये बात कर रहा है कि क्या प्रोसीजर अपनाएगा मैजिस्ट्रेट जब वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए, ठीक है। देखो क्या हो रहा है ना कि इसका समझो, हम आए हुए थे घर, ठीक है, और मेरे घर के पास केस हुआ, कोई लड़ाई पीट हुआ, और सामने वाला व्यक्ति को मालूम चला अरे हम तो मैजिस्ट्रेट हैं, ठीक है। वो क्या किया कि मेरे पास आके कंप्लेंट कर रहा है कि हुजूर देखिए ऐसा ऐसा, आप तो जज साहब हैं, आपके देखिए मेरे बगल में मार दिया है, माथा फाड़ दिया है। अब हम उसको समझा रहे हैं कि देखो बाबू हमारे पास तो पावर ही नहीं है, मेरा जुरिडिक्शन ही नहीं है, एक काम करो तुम जहां प्रॉपर कोर्ट है ना उसके पास जाओ, हम तो घर घूमने के लिए आए हैं होली में भाई, ठीक है। तो यही सेक्शन 224 है। ये बात करता है प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ केसेस। क्या कह रहा है? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट इफ द कंप्लेंट इज मेड टू द मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस इन दैट केस ही शैल। जहां पे मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए, तब वो क्या करेगा, ठीक है। इफ केस ऑफ रिटन कंप्लेंट, अगर देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई रिटन कंप्लेंट है, लिखित कंप्लेंट है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे उसमें इंडोर्स कर देंगे कि बाबू देखो जाओ ये हम इंडोर्समेंट कर दे रहे हैं, प्रॉपर कोर्ट में तुम चले जाओ, ठीक है। और अगर मौखिक रूप से है कि हुजूर लड़ते लड़ते आ गया कि जज साहब देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे साथ मार रहा है, मौखिक रूप से है, लिखित नहीं है, मौखिक रूप से है, तब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे ओरली उसको डायरेक्ट कर देंगे, देख बाबू हम मेरे पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है, हम कंपिटेंट नहीं है, तुम एक काम करो दूसरे जो मजिस्ट्रेट हैं वो कंपिटेंट है उनके पास चले जाओ। सिंपल सा ये बोल रहा, अगर लिखित रूप से रहेगा तो इंडोर्स कर देंगे प्रॉपर कोर्ट को, दूसरा मौखिक रूप से है तो उसको मौखिक के रूप से समझा देंगे, ठीक है। जिस भाषा में आया है उसी भाषा में उसको करना है, समझाना है। क्या कह रहा है? इन केस ऑफ रिटन कंप्लेंट, अगर रिटन कंप्लेंट है तो रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट विथ एन इंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। यानी अगर लिखित रूप से है तो उसको बोलेंगे कि तुम प्रॉपर कोर्ट में चले जाओ और उसमें एक इंडोर्समेंट कर देंगे। दूसरा, इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग,
ठीक है, लिखित रूप से नहीं है, यानी मौखिक है, ओरल है, तो डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, तो उसको मौखिक के रूप से समझा देंगे कि भाई हम नहीं कंपिटेंट है, एक काम करो तुम फलानवा के पास चल जाओ, वहां पे होगा तुम्हारा ये बात। ठीक है, तो सिंपल सा 224 में यही पढ़े कि अगर मैजिस्ट्रेट कंपिटेंट नहीं है तो अगर उसके पास कोई रिटन कंप्लेंट आया तो वो इंडोर्स कर देगा प्रॉपर कोर्ट को, और अगर ओरल कंप्लेंट आ रहा है तो वो भाई मौखिक डायरेक्ट कर देगा कि भाई उसके पास चल जाओ, प्रॉपर कोर्ट जाओ। ठीक है, 224 समझ में आ गया? अरे छोटा सा सेक्शन था, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ ही गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 225 के बारे में। देखो 25 जो है ना थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। टेक्निकल इसलिए क्योंकि यहाँ पे मे और सेल दोनों शब्द का उपयोग किया गया है। बेयर एक्ट में देखोगे ना तो एक ही साथ मे और सेल दोनों लिखा हुआ है, तो कब मे और कब सेल यूज होगा इस पे हमेशा ध्यान देना। ठीक है, सेक्शन 225 क्या कहता है? पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस क्या है? 227 में हम लोग का दिया गया है, अभी हम लोग पढ़ेंगे 227 में, पहले 204 में था। इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है ना कि अगर कोई इशू ऑफ प्रोसेस क्या है, कोई अगर वारंट केस है तो वारंट इशू हो जाएगा, समन केस है तो समन इशू करके या तो उसको अपीयर करना या ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, तो यही होता है इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, और पोस्टपोनमेंट का मतलब उसको पोस्टपोन करना, यानी इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करना, उसको रोकना, थोड़ा देर थामना। ठीक है, अब क्यों थामना ये सब अब इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। सेक्शन 225 सब क्लोज 1 क्या कहता है? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट अ मैजिस्ट्रेट हु हैज ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस और टू whom a case has been made over under सेक्शन 212। क्या कह रहा है? वैसे मैजिस्ट्रेट जो कि ऑथराइज्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए और जिनको केस मेड ओवर किया गया है सेक्शन 212 में, अगर उनको ऐसा लगता है मे इफ ही थिंक्स फिट, ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है, अगर उनको ऐसा लगता है मे, ठीक है, अगर एक्यूज जो है उनके विद इन हिज जुरिडिक्शन में है और उनको ऐसा लगता है, उनके दिमाग में ऐसा थिंक फिट होता है कि भाई हमको इशू ऑफ प्रोसेस पोस्टपोन करना है, तब वो मे। और सेल कब? जब वो एक्यूज्ड जो है वो उनके जुरिडिक्शन से बाहर रहता हो, तो वहां पर सेल शब्द का प्रयोग होगा, यानी वहां पे करेगा ही करेगा। देखो दो कंसेप्ट है यहां, पहले एकदम दिमाग खोल के सुनो। ठीक है, यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। क्या कह रहा है 225 का एक? क्या कह रहा है कि भाई जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, जो ऑथराइज्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए, या फिर वैसे मैजिस्ट्रेट जिनको केस मेड ओवर किया गया है सेक्शन 212 में, वो अगर चाहे तो मे, ठीक है, मे इफ ही थिंक्स फिट, वो पोस्टपोन कर सकते हैं इशू ऑफ प्रोसेस को। और सेल कब मैंडेटरी है पोस्टपोन करना? अगर वो एक्यूज्ड उनके जुरिडिक्शन से बाहर रहता हो, ठीक है, उनके लोकल जुरिडिक्शन से बियॉन्ड रहता हो, तब उनका मैंडेटरी है पोस्टपोन करना। लेकिन अगर उनके जुरिडिक्शन में रहता हो तब वो चाहे तो कर सकते हैं पोस्टपोन और नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके जुरिडिक्शन से बाहर रहे तो पोस्टपोन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस टू दी एक्यूज्ड, यानी एक्यूज्ड का इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर देंगे। अब पोस्टपोन क्यों करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वेदर देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग और नॉट। ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू क्यों करेंगे? ताकि वो जान सके, ताकि वो डिसाइड कर सके कि जो आरोप लगाए गए हैं एक्यूज्ड के खिलाफ में वो सफिशिएंट है कि नहीं, केस का सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं, इसलिए पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू करेंगे। अब मे और सेल समझ में आ गया। मे कब? जब उसके जुरिडिक्शन में हो, मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा हो। सेल कब? जब मैंडेटरी कब है? जब वो एक्यूज जिसके खिलाफ में कंप्लेंट किया गया है वो उनके जुरिडिक्शन से बाहर रहता हो, तब तो वो पोस्टपोन करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि वो डिसाइड कर सके, मैजिस्ट्रेट डिसाइड कर सके जो केस है वो उस पे सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं है, ठीक है, जेन्युइन केस है कि नहीं है। अब कैसे चेक करेंगे? तो इधर इंक्वायर इनटू द केस हिमसेल्फ, या तो मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायर करेंगे खुद से कि हाँ भाई मैजिस्ट्रेट साहब खुद ही से इंक्वायरी कर रहे हैं कि जो मेरे पास कंप्लेंट आया है वो जेन्युइन है कि नहीं है,
या दूसरा क्या कह रहा है, डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, या दूसरा क्या कह रहे हैं कि किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर देंगे कि हाँ भाई तुम क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो। और किसके पास पावर है, और बाय सच अदर पर्सन एज ही थिंक्स फिट, ठीक है। और मैजिस्ट्रेट साहब या तो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति को भी डायरेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब अगर किसी अन्य व्यक्ति को अदर देन द पुलिस ऑफिसर वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो सच पर्सन शैल हैव फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑल द पावर्स conferred by this संहिता of an officer in charge of a police station except the power of arrest without a warrant, ठीक है। हम लोग क्या देखें कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब ये जानने के लिए कि जो सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं है केस का, इसको जानने के लिए मैजिस्ट्रेट साहब या तो खुद ही इंक्वायरी कर लेंगे, ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन या तो पुलिस ऑफिसर को या फिर पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को। इसका एक प्रोवाइजो है, वो कहता है कि अगर जो कोई अन्य व्यक्ति है, कोई प्राइवेट पर्सन है, उसको डायरेक्ट किया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उसके पास वो हर एक पावर होगा जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन के पास होता है, लेकिन एक पावर नहीं होगा। वो पावर कौन सा है कि वो अरेस्ट नहीं कर सकता किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट। इसके अलावा उसके बाद जो प्राइवेट व्यक्ति होगा उसके पास हर एक पावर होगा जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन के पास होता है। यह सेक्शन 225 का सब क्लॉज 3 में कहता है, ठीक है। अब देखो, कभी कभी तुम लोग जब प्रैक्टिस में आओगे तो तुम लोग को ऐसा एफआईआर देखने को मिलेगा, लिखा रहेगा कंप्लेंट कम एफआईआर, यानी पहले कंप्लेंट था फिर एफआईआर हो गया। वो कहां पे होता है, 156(3) में, यानी 175, 173, 74, 75 में था, 75(3) में था, ठीक है। ये क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने, यहां पे जो इन्वेस्टिगेशन होता है यहां पे एफआईआर लॉन्च करने का कोई जरूरत नहीं होता है। यहां पे डायरेक्ट कंप्लेंट केस एक होता है, कंप्लेंट केस नंबर, उसी पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। तो यहां पे जो इन्वेस्टिगेशन है ये लिमिटेड है, वहां पे बहुत वास्ट था, ठीक है। तो ये कंप्लेंट केस पे यहां पे हम लोग का इन्वेस्टिगेशन होता है, यहां पे पुलिस ऑफिसर को कोई एफआईआर लॉन्च करने की जरूरत नहीं होती है। अब एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट बी मेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। प्रोवाइजो एक है, ये इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है। ये क्या बोल रहा है कि कब जो है इन्वेस्टिगेशन का जो डायरेक्शन है वो देना जरूरी नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट बी मेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कब हम लोग जो है डायरेक्ट नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन, पहला, वेयर द ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, यानी जब कोई ऑफेंस है वो किसके द्वारा ट्राइबल है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है। और दूसरा, अनलेस द कंप्लेंट एंड द विटनेस इफ एनी हैव बीन एग्जामिन्ड ऑन ओथ, और जब तक कोई जो कंप्लेनेंट है और विटनेस है उसको एग्जामिन नहीं किया गया है ओथ पे, तब तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट साहब डायरेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। मैजिस्ट्रेट साहब कब कब डायरेक्ट नहीं कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, पहला, जब जो केस है, जब जो ऑफेंस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है, किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, वहां पे भी वो डायरेक्ट नहीं कर सकती है इन्वेस्टिगेशन। और दूसरा, जब तक कंप्लेनेंट और विटनेस जो है उसका एग्जामिनेशन नहीं कर लिया जाता है ऑन ओथ पे, तब तक इन दो सर्कमस्टांसेस पे डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ गया यहां पे। अब देखो सेक्शन 223 का सब क्लॉज 2, सॉरी 225 यहां कर लो, 225 का सब क्लॉज 2, ये क्या कह रहा है कि इन एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, अब जो हम लोग उसमें देखे थे कि मजिस्ट्रेट खुद भी इंक्वायरी कर सकता है, तो अगर इंक्वायरी के दरमियान मजिस्ट्रेट को एज ही थिंक फिट्स, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि एविडेंस को भी एग्जामिन जो है विटनेस ऑन ओथ लिया जा सके,
तो वो ओथ ले लेगी। इफ ही थिंक्स फिट टेक एविडेंस ऑफ विटनेस ऑन ओथ, ठीक है, तो जो विटनेस का एविडेंस है उसको ओथ पे ले लेगी। इसका एक प्रोवाइजो है, ये कहता है वेयर द ऑफेंस इज ट्राइबली एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन द मैजिस्ट्रेट शैल कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट एंड टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेस एंड एग्जामिन द विटनेस ऑन ओथ। क्या कह रही, जब कोई ऑफेंस जो है ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगी, कंप्लेनेंट को बोलेगी कि भाई तुम्हारे जितने भी विटनेस है उसको प्रोड्यूस करो, ठीक है, और फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगी, सारे विटनेस को एग्जामिन करेगी ऑन ओथ, ठीक है। यही इसका प्रोवाइजो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इसमें केस है, इंपॉर्टेंट केस है, इन मनहारी भाई वर्सेस शैलेश भाई 2012 10 SCC 517। इस केस में क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 225 ऑफ BNSS हैज द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट्स। क्या कह रही, सुप्रीम कोर्ट इसमें ऑब्जेक्ट बताया था सेक्शन 225 का। क्या कहती है, इस सेक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला, इट इनेबल्स द मैजिस्ट्रेट टू स्क्रूटनाइज ऑल द एलिगेशन इन द कंप्लेंट विथ अ व्यू टू प्रिवेंट हरासमेंट टू द एक्यूज्ड। पहला क्या कह रही है कि ये मैजिस्ट्रेट को इनेबल कर रही है, पावर दे रही है कि वो स्क्रूटनाइज कर सके जितने भी कंप्लेंट है विथ अ व्यू टू प्रिवेंट हरासमेंट टू द एक्यूज्ड, यानी किसी एक्यूज्ड को हरासमेंट ना हो, किसी झूठे केस में ना फंसाया जाए, ठीक है। इस केस से प्रिवेंट करने के लिए मैजिस्ट्रेट को ये इनेबल कर रही है, इंपावर्ड कर रही है कि वो स्क्रूटनाइज कर सके वैसे केस को, एलिगेशन को। दूसरा, इट हेल्प्स द मैजिस्ट्रेट टू फाइंड आउट वेदर देयर इज सम मटेरियल टू सपोर्ट द एलिगेशन इन द कंप्लेंट, ठीक है। और ये क्या कर रही है, ये मैजिस्ट्रेट को इंपावर कर रही है, हेल्प कर रही है, ताकि मैजिस्ट्रेट ये खोज सके कि क्या कुछ सफिशिएंट मटेरियल है, कुछ सफिशिएंट सपोर्टिव मटेरियल है जो कि जो भी एलिगेशन मेड किया गया है कंप्लेंट में उसको हेल्प कर सके, ठीक है, उससे रिलेटेड, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 225 ऑफ BNSS इनेबल द मैजिस्ट्रेट टू फॉर्म एन ओपिनियन वेदर प्रोसेस शुड बी इशूड और नॉट, ठीक है। अगर सिंपल तरीके से कहा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेक्शन 225 ये मैजिस्ट्रेट को इंपावर कर रही है, ये मैजिस्ट्रेट को एक रास्ता दिखा रही है कि वो एक ओपिनियन फॉर्म कर सके कि भाई सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं है, इशू ऑफ प्रोसेस हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बस मैजिस्ट्रेट को ये हेल्प करती है ये सेक्शन। ये सब बात किस में कहा गया था, इन मनहारी भाई वर्सेस शैलेश भाई 2012 का केस है, ठीक है, साइटेशन दिया हुआ, पढ़ सकते हो। अब लास्ट सेक्शन हमारा इस चैप्टर का वो बात करता है सेक्शन 226, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है 226 प्रोवाइड्स दैट आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस, ठीक है, कोई भी विटनेसेस और कंप्लेनेंट का जो है स्टेटमेंट उसको कंसीडर्ड करने के बाद और जो रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट किया था, खुद से किया था या फिर किसी से करवाया था, पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन से, और ये सब चीज होने के बाद मैजिस्ट्रेट का ओपिनियन फॉर्म होता है कि भाई ये तो कोई सफिशिएंट ग्राउंड है ही नहीं, ये तो कंप्लेंट ऐसे ही झुट्टे मुट्टे का कर दिया है, ठीक है, ऐसे ही मेरा भी टाइम बर्बाद किया और उसको फंसाने के लिए कर रहा है। तो मैजिस्ट्रेट को क्या लग रहा है कि कंप्लेनेंट को भी एग्जामिन किया, अगर कोई विटनेस था उसको भी एग्जामिन किया, इंक्वायरी किया या इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है, इधर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तब मैजिस्ट्रेट अगर बोलता है कि अरे कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है तो क्या करेगा, वो डिसमिस कर देगा कंप्लेंट को। और कैसे करेगा डिसमिस, रिकॉर्ड करेगा रीजन फॉर डूइंग सो, कि हम क्यों डिसमिस कर रहे हैं, वो रीजन को भी रिकॉर्ड करेगा। अब देखो सेक्शन 226 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, इसको एक बार रीड करते हैं। सेक्शन 226 प्रोवाइड्स दैट आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट and the witnesses and the result of inquiry or investigation under section 225, the magistrate, if of opinion that there is no sufficient ground for proceeding,
अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है प्रोसीड करने के लिए, देन ही शैल डिसमिस द कंप्लेंट आफ्टर ब्रीफली रिकॉर्ड द रीजन फॉर डूइंग सो। तब वैसे सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे और उसका रीजन को लिखेंगे कि क्यों डिसमिस किए हैं। अब सफिशिएंट ग्राउंड यहां पे बोला गया, सफिशिएंट ग्राउंड मीन्स सेटिस्फैक्शन दैट अ प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कन्विक्शन। सफिशिएंट ग्राउंड का मतलब क्या है कि प्राइमा फेसी जो है एक्यूज्ड के खिलाफ में जो है केस जो है वो मेड आउट नहीं हो रहा है और कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कन्विक्शन के लिए। ये कहा गया था निर्मनजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में। ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 226 कुड बी चैलेंज्ड इन रिवीजन में इसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर कोई मैजिस्ट्रेट डिसमिस कर दे किसी कंप्लेंट को तो आप उसको कहां चैलेंज कर सकते हैं, रिवीजन पे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। इन मनहारी भाई, मुलजी भाई काकाडिया वर्सेस शैलेश भाई मोहन भाई पटेल, ठीक है, 2012 का केस है। इस केस में यह कहा गया, इन द कोर्स ऑफ पोस्टपोनिंग द इशू ऑफ प्रोसेस अ मैजिस्ट्रेट में even take a evidence of witness on oath and after such investigation inquiry and the report of the police if find no sufficient ground of proceeding he can dismiss the complaint by recording briefly the reason for doing so as to contemplated in the provision। ठीक है, वही सेम बात प्रोविजन में जो दिया गया है वही इस केस में कहा गया कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब जो है एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, कंप्लेनेंट और जो पुलिस का रिपोर्ट आया है, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आया है, इन सब को आकलन करने के बाद मैजिस्ट्रेट को ये लगता है, वो फाइंड करती है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वैसे कंप्लेंट को मैजिस्ट्रेट डिसमिस कर देगी और डिसमिस करने के टाइम पे वो ब्रीफली रिकॉर्ड करेगी कि वो डिसमिस क्यों कर रही है। वही चीज इस केस में कहा गया, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, रूल नहीं है। ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि क्या एक बार जो कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया गया तो सेम जो है सेकंड कंप्लेंट हम लोग नहीं फाइल कर सकते। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, पूनम चंद जैन वर्सेस फर्जू का केस है 2010 का। इस केस में यह कहा गया कि अगर कोई फर्स्ट कंप्लेंट फाइल किया गया और उस कंप्लेंट को मेरिट पे डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, मेरिट पे डिसमिस कर दिया गया कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है और कोई नया फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस उस केस में नहीं आता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं होता है, और फिर सब्सिक्वेंटली सेम ही कंप्लेंट पे हम लोग दूसरा कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, तो वैसा कंप्लेंट जो है मेंटेनेबल नहीं होगा। कंप्लेंट का जो कंप्लेंट है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। पूनम चंद जैन वर्सेस फर्जू का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह भी कहा गया था कि कब सेकंड कंप्लेंट जो होगा वो मेंटेनेबल होगा। कुछ पॉइंट्स दिए गए थे कि अगर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तब हम लोग सेकंड कंप्लेंट को मेंटेनेबल हो जाएगा, और अनटिल अनलेस जब तक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में चेंज नहीं आया और सेम ही बात पहला जो कंप्लेंट है वो मेरिट पे डिसमिस कर दिया गया, तो दूसरा भी जो कंप्लेंट होगा वो अगर सेम ही फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे होगा तो वो भी मेंटेनेबल नहीं होगा। द सेकेंड कंप्लेंट इन द इंस्टेंट केस was on almost identical fact which was raised in the first complaint and which was dismissed on merit, thus the second complaint is not maintainable। यही केस कहा गया था पूनम चंद जैन वर्सेस फर्जू के केस में। तो आज के हम लोग जो है 4 सेक्शन देखें। पहला सेक्शन क्या देखें कि एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, हम लोग क्या देखें कि जो कंप्लेनेंट होगा और अगर कोई विटनेस है उसका एग्जामिनेशन मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा अपॉन ओथ, शपथ पत्र पे किया जाएगा, ठीक है, और आफ्टर एग्जामिनेशन उसको रिड्यूस करेंगे राइटिंग में जो भी सब्सटेंस है और उस पर सिग्नेचर लेंगे, किसके किसके, कंप्लेनेंट के, विटनेस के, और मैजिस्ट्रेट खुद करेगी। पहला प्रोवाइजो क्या देखें, पहला प्रोवाइजो ये देखें कि भाई जो है कॉग्निजेंस लेने से पहले मैजिस्ट्रेट साहब एक्यूज्ड को भी सुनने का मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, पहले ऐसा कुछ नहीं था। और क्या देखें कि कब जो है वो कंप्लेंट जो है मैजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तब जब किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कंप्लेंट किया गया है या फिर कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट किया गया है या फिर कोई केस जो है मेड ओवर किया गया है
किसी मैजिस्ट्रेट के द्वारा अनदर मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, अगर एक बार एग्जामिन कर लिया गया है मैजिस्ट्रेट के द्वारा और उसके बाद फिर मेड ओवर किया गया है दूसरे मैजिस्ट्रेट को, तो री एग्जामिन करने का जरूरत नहीं है। दूसरा सब क्लॉज जो नया ऐड किया गया है उसमें हम लोग ने क्या देखा कि एक बार जो मैजिस्ट्रेट जो है पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में अगर कोई कंप्लेंट होता है तो उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेगी। कब लेगी कॉग्निजेंस? तब जब वो ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने के खिलाफ उसका कंप्लेंट आया। कब लेगी? पहला तो उसको मौका देगी कि वो बताए कि क्या सिचुएशन हुआ था उस समय, और दूसरा कोई सुपीरियर कोर्ट से उसका आदेश ना आया हो, उसका रिपोर्ट ना आया हो। 224 में हम लोग क्या देखें कि अगर मैजिस्ट्रेट कंपिटेंट नहीं है और कोई कंप्लेंट उसको रिटन में लिखा गया है तो वो इंडोर्स कर देगी कंपिटेंट कोर्ट को, और दूसरा ओरल रूप से उसके पास कंप्लेंट किया गया है तो ओरली उसको बोल देगी कि जाओ बाबू, हमने कंपिटेंट है, दूसरे जगह जाओ। ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस में हम लोग क्या देखें कि मैजिस्ट्रेट मे और सेल कब, कि जब वो थिंग्स फिट उसके विद इन हिज जुरिडिक्शन तो वो पोस्टपोन कर सकती है, और सेल मैंडेटरी कब है? जब वो एक्यूज उनके बियॉन्ड द जुरिडिक्शन रहता हो तब वो सेल मतलब प्रोसेस को पोस्टपोन करेगी, इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करेगी फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वेदर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड और नॉट। और इसके बाद वो क्या करेगी? या तो इधर इंक्वायरी इनटू हिमसेल्फ केस, ठीक है, इधर क्या करेगी? या तो खुद को केस को इंक्वायर करेगी खुद से, या डायरेक्ट कर सकती है पुलिस ऑफिसर या किसी और अन्य व्यक्ति को कि भाई तुम इन्वेस्टिगेट करो इस केस को। ठीक है, और वैसा व्यक्ति के पास सारे पावर होंगे एक्सेप्ट द पावर ऑफ अरेस्टिंग विदाउट द वारंट। ठीक है, कब जो है इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन नहीं कर सकती है? पहला, जब वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन रहे, और दूसरा जब तक कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन ना कर लिया गया ओथ पे। ठीक है, और इसमें तो कुछ नहीं है। चौथा, आफ्टर डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट कब होगा? जब आफ्टर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन या फिर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है इस पे कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं मिल रहा है तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकती है? डिसमिस कर देगा वैसे कंप्लेंट को। ठीक है, पूनम चैंद वर्सेस फर्जू का केस क्या था कि भाई एक बार जब सेम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में कोई कंप्लेंट डिसमिस हो जाता है और कोई चेंज नहीं होता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे, तो दूसरा कंप्लेंट नॉट मेंटेनेबल, ठीक है, मेंटेनेबल नहीं होगा तब तक जब तक कोई नया फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इंट्रोड्यूस ना किया गया हो। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आई होप चैप्टर समझ में आ गया हो। जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बता देना। चलो बाय।